हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चा पार्टी, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ वन शॉर्ट रिवीजन, जिसमें हम टॉपिक्स को समझेंगे भी, साथ ही साथ अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आंसर लिखना है ये भी देखेंगे। ऑल्सो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे नोट्स की तरफ। तो इस चैप्टर का नाम ही है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अब एक स्ट्रेटजी को एनालाइज करना, फॉर्मुलेट करना किसी इंट्यूशन, ओपिनियन या इंस्टिंक्ट का काम नहीं है। मतलब तुम्हें चलते फिरते लगा अरे वाह, हर इंसान पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फ़ोन यूज़ कर रहा है, चलो फ़ोन का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, फ़ोन की कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मुझसे भी तो खरीदेंगे ही, या मेरा ओपिनियन ये कहता है। नहीं, इस वजह से आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, इसके बेसिस पे आप कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे। हमें कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा हमारे एनालिसिस पे ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसी चीज़ को बुक की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल को हम कहते हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। तो वहीं इंटरनल एनवायरनमेंट की एनालिसिस को हम बोलते हैं एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन कैपेबिलिटीज़, कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, तुम्हारे इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है तुम्हारी, एंड योर मार्केट पोजीशन। अब बताओ, क्या ये पूरा एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना क्या कोई मजाक की बात है? तुम पहले ये चेक कर रहे हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लोगों को क्या चाहिए, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेक कर रहे हो, फिर उन प्रेफरेंसेस से डील कर पाने के लिए क्या क्या लॉज रेगुलेशन चल रही है, एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस हैं तुम उन्हें चेक कर रहे हो। फिर तुम ये देख रहे हो कि क्या तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि तुम इससे कोप अप कर पाओगे। तो इतना सब करना क्या बहुत ईजी होगा? नहीं। इसी वजह से कुछ इश्यूज होते हैं टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सबसे पहला इशू ये है कि ये इवॉल्व होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा इशू ये है कि हमें बैलेंस बनाए रखना होता है हमारी स्ट्रेटजी में बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये इवॉल्व करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? तुमने सुबह सो के उठे, तुमने सोचा कि आज तो मुझे बिजनेस चालू करना है, बस क्या जाके ऐसे ही बिजनेस चालू कर लोगे? नहीं, तुम बैठ के पूरे एनवायरनमेंट की एनालिसिस करोगे, सब चीज़ें देखोगे, फिर उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाओगे। इसलिए स्ट्रेटजी बनने में लगता है बहुत टाइम, इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो हमें हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बना के रखनी होती है कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच, उनके फैक्टर्स के बीच में एक बैलेंस बना के चल सकें। तो ये कुछ ऐसे दो इश्यूज है जो तो हमें कंसिडर करने ही हैं वाइल डूइंग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एंड दिस टॉपिक इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अच्छा, इस पूरी क्लास में आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स या क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो इस बेसिस पे बताए जा रहे हैं कि क्या नया कुछ ऐड हुआ है, या जो पुराने टॉपिक्स थे उन्हीं के अंदर जो मैटर, जो कंटेंट दिया था उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो जो आपकी पुरानी कोर्स में इन दो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया था उन्हें कम्प्लीटली चेंज किया है इस न्यू कोर्स में। सो इसे तो ज़रूर देखना। देन तुम कोई भी काम करो, हर काम में रिस्क तो होता ही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में भी रिस्क होंगे। अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हो तुम्हारा मेन ध्यान कहाँ पे होता है कि तुम बैलेंस बना के रख सको बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर तो बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तुम्हारा एनवायरनमेंट,
कितना कॉम्प्लेक्स होता है। क्या तुम हर चीज़ को एकदम परफेक्टली डिफाइन कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं, जिसकी वजह से अराइज होती हैं कुछ रिस्क। अब अगेन इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में एनालाइज कर रहे हो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, तो रिस्क कौन से अराइज होंगे? एक्सटर्नल रिस्क एंड इंटरनल रिस्क। अब ये रिस्क भी अराइज हो सकते हैं दो तरीकों से, एक्सटर्नल फॉर शॉर्ट टर्म और एक्सटर्नल फॉर लॉन्ग टर्म। वहीं इंटरनल के लिए भी सेम है, इंटरनल रिस्क भी अराइज हो सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब इसे अगर एक एग्जांपल से समझो, एक्सटर्नल में शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, मैंने आपका एसएम का चैप्टर 1 का वन शॉट रिवीजन पोस्ट किया था अभी से कुछ 5-6 दिन पहले। सो अब जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बीच में गैप आया इस 5 to 6 डेज का, इसके बीच में हो सकता है कुछ दूसरे टीचर्स ने चैप्टर 2 के वीडियोस अपलोड कर दिए हों। ये मेरे लिए क्या हुआ? एक्सटर्नल रिस्क हुआ। और ये शॉर्ट टर्म हुआ, क्यों? क्योंकि चलो चैप्टर 2 की कर दी, अब चैप्टर 3 हो सकता है मैं जल्दी पोस्ट कर दूँ। वहीं एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकता है? लाइक मान लो मुझे सिर्फ ऑडिट पढ़ानी आती है या सिर्फ एसएम पढ़ानी आती है, जो भी सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट मान लो मुझे वो पढ़ाना आता है, बट मार्केट में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जाने माने अच्छे, बहुत ही एजुकेटेड वेल नोन टीचर्स प्रेजेंट हैं जिनसे बच्चा पढ़ रहा है, जो ऑलमोस्ट ऑडिट या एसएम के 90% बच्चों को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। तो क्या ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म रिस्क हुआ? नहीं, ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म रिस्क हुआ। वहीं अगर इंटरनल रिस्क में देखो, अब इंटरनल क्या होती है? इंटरनल मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस। अब मुझे क्लास पोस्ट तो करनी है, बट आई एम क्वाइट बिजी इन माई ऑफिस, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रही रिकॉर्ड करने को। ये क्या हुई? मेरी इंटरनल रिस्क हुई। बट क्या ये पूरे लाइफ टाइम चलेगी? नहीं, अभी आपका आईटीआर का टाइम चल रहा है, इस वजह से वर्कलोड ज़्यादा है, तो ये मेरी शॉर्ट टर्म इंटरनल रिस्क हुई। वहीं अगर लॉन्ग टर्म इंटरनल रिस्क में देखा जाए, जैसे मुझे ऑडिट पढ़ाना है बट ऑडिट मेरे को आता ही नहीं है, मेरी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि मैं ऑडिट पढ़ा पाऊँ, तो ये मेरा इंटरनल रिस्क हुआ लॉन्ग टर्म। तो अभी तक हमने समझा कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपका इंट्यूशन बोल रहा है, ओपिनियन या इंस्टिंक्ट बोल रहा है तो आप स्ट्रेटजी बना के बैठ जाओ। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस तब की जाती है जब आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे होते हो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का, और ये करते वक्त हमें कुछ चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रखना होता है कि स्ट्रेटजी इवॉल्व करती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही साथ हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं हमें वो ऐसे बनानी है कि बैलेंस रहे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बीच। और ऑब्वियसली ये काम करने को हमें कुछ रिस्क देखने होंगे, जो हो सकते हैं एक्सटर्नल रिस्क या इंटरनल रिस्क। अब स्ट्रेटजिक एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अगेन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे पुराने कोर्स में नहीं था, ये न्यू कोर्स में ऐड हुआ है। अब तुमने स्ट्रेटजिक एनालिसिस की, तुम्हें बहुत सारी स्ट्रेंथ मिल गई, तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, तुम्हें दिख रहा है अरे मेरी तो इस चीज़ में स्ट्रेंथ है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। फिर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है कि लोगों को तो अरे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, उसकी भी, इसकी भी, तुम्हें ये 1000 अल्टरनेटिव्स दे देगा, बट ये नहीं बताएगा विच वन टू पिक। ये तो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ये क्या तुम्हें स्ट्रेटजिक एनालिसिस बता रही है? नहीं बता रही है, तो ये स्ट्रेटजिक एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। दूसरा, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस सी बात है, हमने जितनी भी अभी तक प्रोसीजर पढ़ी, ये 2 मिनट का काम तो है नहीं, आपको बहुत अच्छा खासा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बना पाओगे। ये तो हमने समझ लिया अबाउट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हमें ये तो समझ आ ही गया है कि स्ट्रेटजी और बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच में क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है। मैं कैपेबल हूँ ऑडिट पढ़ाने को, बट ऑलरेडी मार्केट में, ऑलरेडी मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑडिट के बहुत से टीचर्स हैं, या तुम सबको ज़रूरत है ऑडिट के टीचर की, बट मेरे पास नॉलेज ही नहीं है कि मैं ऑडिट पढ़ा पाऊँ।
दैट इज स्ट्रेटेजी जो भी मैं बनाऊं, मेरी उस स्ट्रेटेजी का एक क्लोज और कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलता रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। इस इंटरेक्शन से होती है हमें कुछ बेनिफिट्स। वो क्या है? तो सबसे पहले आप डिटरमाइन कर पाते हो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कैसे? तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को बिजनेस के साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ देख रहे हो और समझ रहे हो कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो ये क्या होता है, आप देख रहे होते हो क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, जिससे आपको मिलता है डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। अब अगर आप अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखते हुए उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी। साथ ही साथ आप कंटिन्यूस लर्न भी करते जाओगे, कंटिन्यूस लर्निंग होगी। और आप हमेशा अगर मार्केट की नीड्स के हिसाब से चलते रहोगे, कंज्यूमर की नीड्स को देखते हुए, जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको देखते हुए काम करोगे, तो आप एक अच्छा इमेज भी बिल्ड करके रख पाओगे। एंड एट लास्ट आफ्टर ऑल दिस, ये सब हम कर ही क्यों रहे हैं? टू मीट कॉम्पिटिशन, अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा के उनसे आगे निकलने को। फिर ये हम बार बार पढ़ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को डिटरमाइन करना, उसे चेक करना, उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाना। तो ये कैसे होता है? हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं। अब ये भी होती है दो पार्ट्स में, मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो तुम्हारे इमीडिएट पेरीफेरी में आती हो। दैट इज एक्सटर्नल तो है बट फिर भी बहुत ही ज्यादा क्लोज है बिजनेस से। अब तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या चीज एक्सटर्नल है बट क्लोज भी है? कस्टमर्स। कस्टमर ही नहीं होंगे तो सामान किसे बेचोगे? ये है तो एक्सटर्नल बट बहुत ज्यादा क्लोज है तुम्हारे बिजनेस के लिए। तुम्हारे एम्प्लॉयज, ये आते तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तुम्हारे घर के नहीं है, ये तुम लाते बाहर से हो, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इमीडिएट पेरिफेरी में आते हैं, बहुत ही क्लोज हैं ये तुम्हारे बिजनेस से। ऑल्सो यूर सप्लायर्स। तो वही मैक्रो, मतलब माइक्रो में तुमने ये दो तीन चीजें कवर की, अब इससे बच के पूरा एनवायरनमेंट इज योर मैक्रो। मैक्रो एनवायरनमेंट को रिफर करने के लिए हम लोग जो टर्म को यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पेस्टल, वेयर पी इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। इससे एमसीक्यूज बनते हैं। ऑल्सो जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये टॉपिक ओल्ड कोर्स में था ही नहीं, इसे न्यू कोर्स में ऐड किया गया है। ऑल्दो ये बहुत इजी है बट फिर भी जस्ट बिकॉज ये नया है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़कर ही जाना। ऑल्सो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अब पॉलिटिकल से क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमें अफेक्ट, गवर्नमेंट कौन आ रही है, कैसे रेगुलेशंस बना रही है, इकोनॉमिकल, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, लोगों को लोन मिल रहे हैं, लोगों का काम धंधा कैसा चल रहा है, सोशल फैक्टर्स, क्या तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड है भी, जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उसके लिए क्या अच्छी प्रॉपर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, लीगल रेगुलेशंस क्या हैं उस प्रोडक्ट को लेके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टूरिज्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस, इन सब पे कैसा अफेक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजें हम देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए। और इसी के साथ हमारा माइक्रो और मैक्रो का एनालिसिस भी खत्म होता है। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें आप पढ़ने वाले हो कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ अ ग्लोबल बिजनेस, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, और स्टेप्स क्या होते हैं। इन 3 चीज़ों में स्टेप्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये न्यू टॉपिक है, ये तुम्हारे पुराने मॉड्यूल में तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, जिसे हम अपनी बुक पढ़ते हो तभी समझेंगे। तो चलो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, एक बार देखते हैं उसको बुक में कैसे दिया है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। Strategic formulation is not a task in which managers can get by intuition, opinions, instinct and creative thinking. अगर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या डायरेक्ट उसके बारे में कुछ पूछता है तो हम उसका आंसर किस तरह से शो करेंगे, अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, हम इसके आंसर्स को मार्क कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना तुम्हारी इंट्यूशन, ओपिनियन, इंस्टिंक्ट का काम नहीं है। जजमेंट अबाउट स्ट्रेटेजीज टू परस्यू need to flow directly from analysis of firm's external environment and its internal resources and capabilities, जिसके लिए हम क्या करते हैं, environmental scanning। और हम क्या की स्कैनिंग करते हैं, the two important situation considered are industry and competitive conditions, जो कि हमने पढ़ा था, external environment and internal, an organization's own capabilities, resources, internal strength, weakness and market position। देखो डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है, एक्सटर्नल से हमें क्या पता चलता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इंटरनल से हमें क्या पता चलती है, हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देन हमने पढ़ा था इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सॉरी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन कभी ये नहीं आता कि डिफाइन करो, इसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बताओ डिफाइन करो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को, उसके लिमिटेशंस बताओ, उससे रिलेटेड इश्यूज बताओ। तो हमने इश्यूज भी देखा है क्या होता है, स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन हमें यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ईच स्ट्रेटेजिक डिसीजन मस्ट बैलेंस द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट एंड कॉन्स्ट्रेंट स्ट्रेटेजी। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये इन्फ्लुएंस होती है बाय एक्सपीरियंस, जो कि 1 सेकेंड में या 1 दिन में तो नहीं आ सकता, बट इट हैज़ टू बी अपडेटेड व्हेन द रिजल्ट्स बिकम क्लियर। इट देयरफॉर इवॉल्व्स विथ टाइम। तुम्हें पहले एक्सपीरियंस होना तो चाहिए, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, टाइम टू टाइम काम करते रहोगे। अब हमने ये भी पढ़ा है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नेसेसिटेट करता है क्रिएटिंग अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन मैनी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग चैलेंजेस। क्यों, तो टू हैव अ परफेक्ट फिट बिटवीन दैम इज अनलाइकली। ऑब्वियस सी बात है, तुम हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल को एक साथ बैलेंस करके चल ही नहीं सकते, बिकॉज तुम्हारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है जो तुम एकदम से परफेक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से हम जब भी स्ट्रेटेजी बनाए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रख पाएँ। तो इसमें यही बताया कि मैनेजमेंट को कंसिडर करते चलनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, इन्फ्लुएंसेस, जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स है जब भी वो अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लें, ये वो फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें एक डिसीजन में पहुंचने में, सच एज एंटरिंग अ न्यू मार्केट। साथ ही साथ जहां हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, साथ ही हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं जो लिमिट कर देते हैं हमारे ऑप्शन को, सच एज प्रेजेंस ऑफ लार्ज ओपोनेंट। मेरे को ऑडिट पढ़ाना तो है, बट लार्ज ओपोनेंट बहुत ऐसे दिग्गज टीचर्स बैठे हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि क्या पता क्लासेस चलें या ना चलें। अब इन कॉन्स्टेंट्स का, इन लिमिटेशंस का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पैक्ट होगा किस काइंड और डिग्री या वॉल्यूम या सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस पे मैं जाना चाहती हूँ। इस वजह से हमें इन सबको कंसिडर करते हुए हमें एक बैलेंस बना के अपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करनी होती है, और ये करने को हमें फेस करना होता है कुछ रिस्क। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, और बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरमिंगलिंग ऑफ वेरिएबल्स होती हैं एनवायरनमेंट में जो रिड्यूस कर देती हैं तुम्हारे स्ट्रेटेजिक बैलेंस को। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बूम, रिसेशन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है तुम्हारी बिजनेस को और रिस्क को। अब इन चीज़ों को लेके हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रह जाता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या पोटेंशियल इम्बैलेंसेस है, क्या रिस्क है, और असेस करें उनके कॉन्सिक्वेंसेस को, जो कि ब्रॉडली क्लासिफाइड है एक्सटर्नल रिस्क और इंटरनल रिस्क में। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी समझी है हमारे नोट्स में। एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है, जो अराइज होता है ऑन अकाउंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन स्ट्रेटजीज एंड द फोर्सेज इन द एनवायरनमेंट।
दैट इज तुम क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो और एनवायरनमेंट उस स्ट्रेटजी पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। और वहीं इंटरनल रिस्क अकर होता है ऑन अकाउंट ऑफ फोर्सेस दैट आर ईदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ रूटीन बेसिस। तुम्हारी कैपेबिलिटीज, तुम्हारे स्ट्रेंथ, तुम्हारे वीकनेस। ये एनालिसिस हेल्प करती है हमें टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इससे क्या समझ आया, हम एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं जिससे हमें अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पता चलती है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस पता चलती हैं, जिसके बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, फिर उसमें से एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस स्ट्रेटेजी को और एट लास्ट रिव्यू करते हैं। मुझे दिख रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि मैं ऑडिट भी पढ़ा सकती हूँ, एसएम भी पढ़ा सकती हूँ। मैंने अल्टरनेटिव्स बनाए, अब उन अल्टरनेटिव्स में से मैंने सिलेक्ट किया कि मैं ऑडिट को प्रॉपर पढ़ाऊंगी, एसएम का मैं रिवीजन कराऊंगी। फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, अब मैं रिव्यूज़ चेक कर रही हूँ कि क्या कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्या ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। फिर हमने समझा था कि स्ट्रेटजी और बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। इस पार्ट से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बेनिफिट्स को लेके। देर इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये इंटरेक्शन हेल्प करता है बिजनेस फॉर्म को स्ट्रेंथन करने में, उसके रिसोर्सेज को मोर इफेक्टिवली यूज़ करने पे, और साथ ही साथ कुछ फॉलोइंग वेज में जो हमने अच्छी तरह से डिस्कस की है। दैट इज़ वो हेल्प करता है हमें टू डिटरमाइन अवर अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स, हमें डायरेक्शन देता है फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूस लर्निंग में हेल्प करता है, इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है, कॉम्पिटिशन मीट करने में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा था अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। देखो ये चैप्टर में ना कुछ भी ऐसा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये बहुत इधर उधर चीज़ें हैं। बस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में अगर 100 चीज़ें हैं ना, तो वो पूरी 100 चीज़ों को कहीं कहीं भी लिख दिया है इस चैप्टर में। जिसमें हमने ये देखा था कि माइक्रो एनवायरनमेंट में हम किन के बारे में देखते हैं, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, ऐसी चीज़ें। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होती हैं जो रिलेटेड होती हैं टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर और डायरेक्ट बिजनेस को, रेगुलरली और डायरेक्टली। ये कंसिस्ट करती हैं सप्लायर, कंज्यूमर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एट्सेट्रा। इसीलिए जो विद इन द माइक्रो और इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच अ फर्म ऑपरेट्स, वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। कि क्या, कौन हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, कौन है हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस जिन पे हमारा बिजनेस रिलाई करता है, क्या वेज हैं जिस पे हम हमारी फाइनेंस रेस कर सकते हैं, हमारे सप्लायर्स कौन है, उनसे हमारा लिंक किस बेसिस पे बना हुआ है, लोकल कम्युनिटी क्या है उस एरिया की जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, क्या डायरेक्ट कंपटीशन है और उनके कंपेरेटिव परफॉर्मेंस क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें सच समझाने का कुछ है नहीं, जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, ये फाउंडेशन लेवल से उठा के लाया हुआ टॉपिक है। जिसमें बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा हर कोई भूलता है, इस पेस्टल। पेस्टल में ये 2 ई है, इसको लेके क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज एनवायरनमेंट। इससे आपको एमसीक्यू बेसिस में क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरनमेंटल, इसे अच्छी तरीके से याद कर लो। फिर हमने ये भी समझा था हम पॉलिटिकल में क्या देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होंगी, क्या टर्म्स और चेंजेस आएंगे, क्या नई पॉलिटिकल जो भी पार्टी आएगी उसके प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज क्या होंगे। इकोनॉमी में हम देखते हैं सिचुएशन, ट्रेंड, मार्केट, रेट साइकिल, इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। सोशल में हम लाइफस्टाइल देखेंगे, डेमोग्राफिक देखेंगे। अब आप शिमला मनाली को एकदम ठंडी जगह में जाके क्रॉप टॉप्स नहीं बेचोगे, वहाँ का डेमोग्राफिक आपको जो बोलेगा, वहाँ की लाइफस्टाइल जो होगी, आप उस टाइप के कपड़े वहाँ बेचोगे। देन क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या लीगल लॉज उस पर, तुम्हारे जो भी बिजनेस है उस पर एप्लीकेबल है, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या हजार्ड्स होंगे तुम्हारी प्रोडक्ट की, क्या लेजिस्लेशन होंगी, क्या कैसे वेस्ट डिस्पोजल होगा। एंड आफ्टर दिस वी डिस्कस्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें आपका जो ये पार्ट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये न्यू ऐड हुआ है, ये एज सच तुम्हारे ओल्ड कोर्स में नहीं है। जिसमें से भी हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स देखने होंगे। तो इंटरनेशनलाइजेशन हैज़ एमर्ज्ड एज द डोमिनेंट कमर्शियल ट्रेंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। ये एनेबल करता है एक बिजनेस को टू एंटर अ न्यू मार्केट इन सर्च ऑफ ग्रेटर अर्निंग एंड लेस एक्सपेंसिव रिसोर्स।
Expanding internationally enable a business to achieve greater economies of scale and extend lifestyle of its product. Now, what are the characteristics of global business? कि एक कॉन्ग्लोमरेट होते हैं मल्टीपल यूनिट्स के, और वो मल्टीपल यूनिट्स लिंक होती हैं बाय अ कॉमन ओनरशिप. अडानी ग्रुप की ब्रांचेस बहुत जगह हैं, लेकिन उसके ओनर तो एक ही हैं, कॉमन ओनरशिप है. मल्टीपल यूनिट से जो ड्रॉ करती है कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेड नेम, कंट्रोल सिस्टम, उन सब की कॉमन स्ट्रेटजी एक ही है. दैट इज अडानी ग्रुप का विजन एक ही है. ऐसा नहीं है कि उस कंट्री में विजन दूसरा होगा, किसी दूसरी कंट्री में विजन दूसरा होगा. देन अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये तुम्हारे प्रीवियस कोर्स में नहीं था. द स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर एज फॉलोज. पहले तुम इवेल्युएट करते हो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को और उन्हें रेट करते हो विद इंटरनल कैपेबिलिटीज़. फिर तुम डिस्क्राइब करते हो क्या स्कोप होगा तुम्हारे फर्म का ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस का. फिर क्रिएट करोगे तुम फर्म के ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, और उसके बेसिस पे एट लास्ट हम डेवलप करेंगे डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज फॉर द ग्लोबल बिजनेस एंड होल ऑर्गेनाइजेशन. अब एक बिजनेस ग्लोबल जाना ही क्यों चाहेगा? बिकॉज इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हर एक को ग्रो करना होता है, और ये बेसिक नीड होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की. और जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होगी अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में, तो आप जाओगे ही वहाँ पे उन्हें लेने को. अब आप देख रहे हो, मान लो कोई भी XYZ कंपनी है जहाँ पे ना कोई XYZ कंट्री है जहाँ पे कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही नहीं है ढंग की. तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो तुम वहाँ जाओगे ही ना. फिर एक रैपिड श्रिंकिंग देखा गया टाइम और डिस्टेंस में अक्रॉस द ग्लोब. क्यों? बिकॉज ऑफ faster communication, speedier transportation, growing financial flows of funds and rapid technological changes. फिर ये भी देखा जा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट्स उतने एडिक्वेट नहीं रह गए, इसलिए जब आपको किसी भी दूसरी कंट्री में कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप वहाँ चले जाते हो. फिर आपको अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको दूसरी जगह पे ज़्यादा रिलायबल या चीपर प्राइस में मिल रहे हैं, चीप लेबर्स मिल रहे हैं. फिर कंपनीज बहुत बार ओवरसीज प्लांट सिर्फ इसलिए बनाती है क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है. तुम्हें यहाँ से ना अपने प्रोडक्ट्स US भेजने हैं, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना पड़ रहा है कि तुम बोल रहे हो यार वहाँ पे जाके हम एक प्लांट ईच बना लेते हैं इससे अच्छा. तो फिर ये पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख आप सारे सकते हो, मैं वो बता रही हूँ जो ईजी हैं, जो आपको याद हो जाएंगे. फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सी कंपनीज के लिए ये पॉसिबल हो गया कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करें टू वार्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स एंड लेवरेज देयर रेस्पेक्टिव कंपेरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इंडिया में लेबर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे रेट में, कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बट वहीं टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंट्री की बहुत अच्छी है. तो अब दोनों कंट्री से ना कुछ लोग आते हैं जो जिनका बिजनेस होता है, और वो एक साथ मिलके अब एक बिजनेस फॉर्म करते हैं ताकि वो वार्ड ऑफ कर पाए, रोक पाए इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स को, उनसे डील कर पाए. ऑल्सो एक रीज़न ये भी होता है ग्लोबलाइजेशन का, टैक्स लॉज. कुछ कंट्रीज होती हैं जो टैक्स हेवन होती हैं, सो हम उस वजह से ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हैं, उस वजह से उस कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं. अब क्या बस तुम्हारा मन कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन करें तो तुम कर लोगे, चले जाओगे किसी भी दूसरी कंट्री में काम करने, अपना बिजनेस खोलने? नहीं. सबसे पहले आप करोगे मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें आप हर कंट्री की उनकी कुछ रिसोर्सेज देखोगे, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ है, ये देखोगे. फिर अब मान लो तुमने सब चीज़ आइडेंटिफाई की, एंटिसिपेट की और मॉनिटर की सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑन अ लार्ज स्केल. इससे मान लो तुम्हें समझ आया, सबसे बेस्ट है हम इंडिया से हम निकल के जाते हैं US, वहाँ जाके अपना एक्सपेंड करते हैं बिजनेस. अब तुम US की कंट्री एनवायरनमेंटल एनालिसिस, US की प्रॉपर एनालिसिस करोगे. हैज़ टू टेक अ डीपर लुक एट इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंटल फैक्टर्स. Studies of economies, legal, political, cultural dimensions is required in order for planning to be successful. हर एक चीज़ देखोगे. अब तुमने US की देख ली, अब US में जिस पर्टिकुलर एरिया में जो जहाँ पे तुम्हें अपना बिजनेस सेटअप करना है, रीजनल एनवायरनमेंटल एनालिसिस, ये सबसे ज़्यादा इन डेप्थ इवेल्युएशन होती है क्रिटिकल फैक्टर्स की इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया. ये एम्फसाइज करती है ऑन डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ गुड सर्विस और इनोवेशन इन द चूजन लोकेशन. अब हमने ना एनवायरनमेंट तो समझ लिया है, अब हम समझेंगे प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री को. तो अगेन ये आपको कुछ पढ़ाने की चीज़ है नहीं, ये आप
तो बचपन से ही जानते आ रहे हो। प्रोडक्ट क्या होता है, टेंजिबल होता है या तो इनटेंजिबल होता है। प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है, प्रोडक्ट के भी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो डिलीवर करते हैं सेटिस्फेक्शन, तभी तो तुम उन्हें खरीदते हो। वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं बिजनेस के लिए, उनकी एक यूज़फुल लाइफ होती है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये कुछ नया वया नहीं है, बट देन ऑल्सो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको काम आता है। तो देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, पीएलसी। नाम से ही पता चल रहा है, एक प्रोडक्ट का लाइफ, उसका जीवन। प्रोडक्ट का लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन से। पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में। एक बार इंट्रोड्यूस हो गया और वो धीरे धीरे ग्रो होगा, ग्रोथ फेज में आएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहाँ वो एक अपने पीक पे पहुंच जाएगा, मैच्योरिटी पे, जहाँ से वो शुरू हो जाता है डिक्लाइन होना। तुमने इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्ट को, उसके बारे में तुम इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, तुम अवेयरनेस फैला रहे हो लोगों तक। अब अवेयरनेस इतनी फैल गई है कि लोग खरीदना चाह रहे हैं। अब तुम ग्रोथ फेज में आ गए हो, और ग्रो होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब तुम मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हो। इसे ना एग्जांपल ले लो, तुम्हें कोई चीज़ अचानक से खाने को बहुत पसंद आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल लिट्टी चोखा। एक बार खाया, इतना पसंद आया, अब हर हफ्ते खा रहे हो। अब इतना खा लोगे ना, एक पॉइंट आएगा मन इतना भर जाएगा कि खाना ही छोड़ दोगे। तो वही इंट्रो से ग्रोथ में बढ़ेगा, मैच्योरिटी में अपने पीक पे होगा, और फिर उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। तो जब एक प्रोडक्ट अपने इंट्रोडक्शन फेज में होता है तब तो कंपटीशन एकदम ही नेग्लिजिबल होता है। कंपटीशन यहाँ पे एकदम नेग्लिजिबल होता है। फिर जब वो ग्रोथ फेज में आता है तो कंपटीशन इंक्रीज होता है, और वहीं जैसे ही वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज में आ गया, उसके बाद तो कंपटीशन एकदम ही ज़्यादा स्टीफ हो जाता है। नया प्रोडक्ट है, कौन ही इससे डील करना चाहेगा। नेग्लिजिबल कंपटीशन। ग्रोथ फेज में अब कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को दिख रहा है अरे इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा जा रही है, चलो हम भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें। फिर मैच्योरिटी, एकदम पीक पे आ गया, अब तो कंपटीशन एकदम स्टीफ है, हर कोई लड़ रहा है कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट मेरे पास से खरीदो, ये प्रोडक्ट मेरे पास से खरीदो। अब उसी बीच में कोई दूसरा आता है जो एक नया प्रोडक्ट ले आता है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है और आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। लाइकवाइज प्राइस यहाँ पे हाई होता है, धीरे धीरे जब लोगों की डिमांड बढ़ रही होती है, सेल्स बढ़ रहा होता है, प्राइस आप फॉल करते जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मार्केट एक्सपेंड कर रहा होता है। अब इन सब चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे लोगों को, कस्टमर्स को अवेयरनेस ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। बट यहाँ पे तुम अवेयरनेस फैला चुके होते हो और लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो चलो देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में क्या लिखा है और किस वे पे लिखा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। एसेंशियली पीएलसी इज एन एस शेप्ड कर्व। ये एक एस शेप्ड कर्व होता है, आपने देखा होगा, पहले ये इंक्रीज हो रहा है फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, जो एग्जिबिट करता है रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फॉर अ प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू 4 सक्सेसिव स्टेजेस। क्या 4 स्टेजेस हमने पढ़े? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। वो तो हमने एक प्रोडक्ट के बेसिस में पढ़ा था, आप एक बिजनेस के बेसिस पे भी पढ़ सकते हो। बिजनेस अपने इंट्रोडक्शन स्टेज में है, फिर वो ग्रो हो रहा है, फिर वो मैच्योरिटी पे आ चुका है, फिर वो डिक्लाइन हो रहा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी क्या है? इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हमारी सेल्स ग्रोथ स्लो होती है, कंपटीशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, प्राइस रिलेटिवली हाई होती है, मार्केट लिमिटेड होते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स। सेकेंड फेज हमारा क्या बोलता है? ग्रोथ स्टेज विथ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है तुम्हारे प्रोडक्ट को, यहाँ डिमांड एक्सपेंड कर रहा होता है रैपिडली, प्राइस फॉल कर रहा होता है, कंपटीशन बढ़ रहा होता है, एंड मार्केट एक्सपेंड्स। क्यों? बिकॉज नाउ द कस्टमर हैज़ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड शोज इंटरेस्ट इन परचेजिंग इट। देन कम्स योर थर्ड फेज ऑफ पीएलसी, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाती है, तुम्हारी ग्रोथ रेट कम हो जाती है, कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है, प्रॉफिट तुम्हारा कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टीफ कंपटीशन।
अब इस स्टेज में आके ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे तुम ग्रो करने के लिए वर्क नहीं करोगे, स्टेबल रहने के लिए काम करोगे। फिर वही फोर्थ स्टेज होता है हमारा डिक्लाइनिंग स्टेज विथ शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स, जो कि क्यों होता है, बिकॉज कुछ हो सकता है कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड को। अब ऐसे केस में हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं टू स्टे इन द मार्केट। या तो हम डाइवर्सिफाई कर देंगे या हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी करेंगे, दैट इज या तो हम उस प्रोडक्ट में कुछ डाइवर्सिफिकेशन करेंगे या उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, उस प्रोडक्ट में हम डील करना ही छोड़ देंगे। इसके मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। आप अभी ये पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, केस स्टडी सॉल्व करोगे, तो आपको समझ आएगा। The main advantage of PLC approach is that it can be used to diagnose a portfolio of product या business in order to establish the stage at which each of them exist। अब ये करने से हम पर्टिकुलर अटेंशन पे कर पाते हैं बिजनेस पे जो डिक्लाइनिंग स्टेज में हो, और इस डायग्नोसिस पे डिपेंड होकर हमें ये पता चलता है कि क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक चॉइस हो सकती है जो हम कर सकते हैं। लाइक हम एक्सपेंशन करना सही समझ सकते हैं फॉर बिजनेस इन द इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ स्टेज, या मैच्योर बिजनेस से हमें जो भी सोर्स आ रहा है कैश का, जो भी पैसे आ रहे हैं उसे हम एज अ सोर्स ऑफ कैश यूज कर सकते हैं इन इन्वेस्टमेंट इन अनदर बिजनेसेस। या हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं लाइक हार्वेस्टिंग रिट्रेंचमेंट, अगर डिक्लाइनिंग स्टेज में कोई बिजनेस है तो उसके लिए। और इसी वे में हमारा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहेगा बिजनेस का बाय एक्सरसाइजिंग अ स्ट्रेटेजिक चॉइस बेस्ड ऑन PLC कॉन्सेप्ट। और ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है जो मैंने टिक कराया है। मैं आपको सिर्फ वही टिक करा रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना होगा। देन कम्स योर वैल्यू चेन एनालिसिस। ये एनालिसिस ना एक मेथड है जो स्ट्रेटजीज यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन ईच प्रोसेस दैट देयर बिजनेस एम्प्लॉयज। अपने काम में जो भी प्रोसेस तुम लगा रहे हो ना, जो भी काम तुम कर रहे हो, उसे तोड़ तोड़ के टुकड़ों में तुम दिखाते हो वैल्यू चेन एनालिसिस में। इससे अब तुम क्या करते हो, तुम इम्प्रूव कर पाते हो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को, एनहेंस कर पाते हो एफिशिएंसी को, क्रिएट कर पाते हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हर तरह का बिजनेस इसे यूज कर सकता है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। अब वैल्यू चेन एनालिसिस दो वेज में होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस। क्या समझ आया? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, पहले तुम रॉ मेट लेकर आओगे, अब रॉ मेट ले आए, उसे ऑपरेट करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे, फिनिश्ड गुड्स बन गए, अब आउटबाउंड उसे बाहर भेजोगे, मार्केट में भेजोगे, तब तो बिकेगा। मार्केट में भेजने से बिक जाएगा क्या? मार्केटिंग, सेल्स, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, एडवर्टाइजमेंट कर दी, बेच दिया, अब बेच के ख़त्म क्या? नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। और ये सारी चीज़ें करने के लिए, इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी कुछ सपोर्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। इन्हें सपोर्ट कौन करता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। रॉ मेट आएगा कैसे? प्रोक्योर करोगे ना, एक्वायर करोगे, खरीद के लाओगे तब तो आएगा। अब उन्हें ऑपरेट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कैसे करोगे? टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तब तो होगा। अब ये सारे प्रोसेस सही से हो रहे हैं, ये चेक कौन करेगा? हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एट लास्ट इन सब चीज़ों को देखते हुए इनके बेस पे होगा हमारा फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलो इसे लिखना कैसे, अब ये देखते हैं। Primary activities of the organization are grouped into 5 main areas: inbound logistics, operation, outbound logistics, marketing, sales and service। inbound में हमने क्या समझा था कि हम रिसीव करेंगे, स्टोर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनपुट को टू द प्रोडक्ट और सर्विस, दैट इज़ मटेरियल हैंडल करेंगे, स्टॉक कंट्रोल करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देंगे। फिर ऑपरेशन करेंगे, दैट इज़ ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म्स दिस इनपुट इनटू फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस, जिसके लिए हम क्या करेंगे? मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबली, टेस्टिंग एट्सेट्रा। अब ये हो गया, एक बार फिनिश्ड गुड्स बन गया। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिनिश्ड गुड्स को कलेक्ट करके, स्टोर करके अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम बाकी शॉपकीपर्स को। अगर टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स लग रहा है तो हम वेयर हाउसिंग देख सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन। वहीं सर्विस के केस में इट मे बी मोर कंसर्न विद अरेंजमेंट्स ऑफ ब्रिंगिंग कस्टमर टू द सर्विस इफ इट इज फिक्स्ड लोकेशन। कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है तो उसके लिए तुम लोगों को लेके आओगे ना, स्टेडियम तक टिकट्स बेचोगे ना। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, अब अपने सामान की तुम मार्केटिंग भी तो करोगे, दैट इज ये वो मीन्स है जिसके थ्रू कस्टमर को पता चलता है अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस और वो फिर उसे खरीदने आते हैं। ये इंक्लूड करेगा सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड सो ऑन।
और पब्लिक सर्विस में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो हेल्प करता है यूज़र को टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सर्विस, दैट इज़ अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी है तो आप 108 में फ़ोन करोगे, वहीं अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो आप 112 में कॉल करोगे। फिर सर्विस में वो हर एक्टिविटी आती है जो हेल्प करती है टू एनहेंस और मेंटेन इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस सच एज इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग एंड स्पेयर्स। तुमने मशीन बनाई, मशीन के लिए रॉ मेट लाया, फिर वो मैन्युफैक्चर किया, फिर उसे सेल कर दिया, और उसके बाद क्या छोड़ दोगे? नहीं, मशीन इंस्टॉल भी तो करके दोगे, अगर कुछ उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसे रिपेयर भी तो करके दोगे। और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास होती हैं कुछ सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जो सपोर्ट करती है हमारे इन 5 एरियाज को। प्रोक्योरमेंट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वेरियस रिसोर्स इनपुट्स टू प्राइमरी एक्टिविटीज, एज सच इट अकर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, all value activities have a technology even if it is simply know-how. This key technologies may be concerned directly with the product या उसके process या उसके particular resources. HR मैनेजमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो ट्रांसेंड करता है ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। ट्रांसेंड मतलब आउटशाइन करता है। ये कंसर्न होता है उस हर एक एक्टिविटी से जो इन्वॉल्व करती है रिक्रिएट करना, मैनेज करना, ट्रेन करना, डेवलप करना, रिवॉर्ड करना पीपल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को। और इंफ्रास्ट्रक्चर होती है सिस्टम ऑफ प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही क्रूशियली इंपॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए। और इसी के साथ हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस भी खत्म होता है। देन इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। Porter's 5 forces model is a powerful and widely used tool to systematically diagnose the significant competitive pressure in market and assess the strength and importance of each. ये मॉडल ये कहता है, this model holds that the state of competition in an industry is a composite of competitive pressures operating in 5 areas. पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल ये कहता है ना कि तुम्हारी कंपनी को एक कंपटीशन इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स होते हैं कुछ 5 एरियाज में। वो प्रेशर्स क्या होते हैं? मार्केटिंग, मैनोवरिंग और जॉकिंग फॉर बायर पैट्रोनेज दैट गोज ऑन अमॉन्ग राइवल सेलर्स, दैट इज राइवलरी अमॉन्ग सेलर्स। अब शैम्पू में डव भी फेमस है, लॉरियल भी फेमस है। डव ला रहा है कोई एंटी हेयर फॉल शैम्पू, तो अब लॉरियल भी लेके आएगा। ये इसे कहते हैं राइवलरी अमॉन्ग सेलर्स। इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कोई नया, जितने ज़्यादा लोग मार्केट में आएंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा। फिर आपके ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल। अच्छा, इसमें आपको पूरा इस तरह से लिखना है जो इसमें दिया है। अब जब सिर्फ ऐसा बोला होगा ना एक्सप्लेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, तो आप ये वाला पॉइंट लिखोगे और उसके बाद ये एक्सप्लेन करोगे। फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर इसलिए भी आता है क्योंकि सप्लायर की कुछ बार्गेनिंग पावर्स होती है, इसलिए भी होता है क्योंकि बायर की कोई बार्गेनिंग पावर्स होती हैं। अब इनके बारे में जब स्पेसिफिकली पूछेगा इन 5 पॉइंट्स के बारे में, तब हम क्या लिखेंगे ये हम आगे देखने वाले हैं। तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा कंपटीशन कितना है और क्या है? सबसे पहले तो तुम आइडेंटिफाई करोगे स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर को। हो सकता है तुम्हारे ऊपर ये दो एप्लीकेबल ही ना होते हो, ये लग ही नहीं सकते, तुम्हारा एकदम डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, सिर्फ तुम्हारे साथ राइवलरी अमॉन्ग सेलर्स हो सकती है। बायर्स या सेलर्स तुम्हारे साथ कुछ बार्गेन कर ही नहीं सकते। तो पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा कॉम्पिटिटिव प्रेशर तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, फिर इवेल्युएट करो कितना स्ट्रांगली वो प्रेशर तुम पे पड़ रहा है। उसके बेसिस पर डिटरमाइन करो whether the collective strength of the 5 competitive forces is conducive to earning attractive profits। कितना अफेक्टिवली वो तुम्हें अफेक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा स्ट्रांगली। ये तुम एक बिजनेस, एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारे इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स हैं, तुम्हारे सेम बिजनेस में रहने वालों के बीच में राइवल चल रही है, ऊपर से सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स उठ के आ जा रहे हैं। चलो तुम ऑफर नहीं दे रहे, हम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे। या नए एंट्रेंट्स, न्यू एंट्रेंट्स आ जा रहे हैं, नए बिजनेस वाले आ जा रहे हैं, तो वही सप्लायर तुम्हारे ऊपर बार्गेनिंग लगा रहे हैं कि नहीं, मैं 100 से नीचे में तो दूंगा ही नहीं। बायर तुम्हारे ऊपर बार्गेनिंग लगा रहे हैं, नहीं 100 से ऊपर में तो मैं लूंगा ही नहीं। अब इन पांचों को एक्सप्लेन कैसे करोगे प्रॉपर? अगर एक एक पे क्वेश्चन आया तो इन पे क्वेश्चन तो क्या, इन पे केस स्टडीज आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू एंट्रेंट से कैसे थ्रेट हो सकता है किसी को?
ये रिड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को, क्योंकि ये ऐड कर देंगे न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कि लीड करेगी इंक्रीज इन सप्लाई को इवन एट लोअर प्राइसेस और सब्सटेंशियली इरोड कर देगी एग्जिस्टिंग फर्म के मार्केट शेयर को। ये हमेशा ना एक सबसे ज़्यादा पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन होते हैं। अच्छा, इससे एक एमसीक्यू आता है कि एज पर पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल कौन सा फोर्स है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है? तो थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स से ज़्यादा पावरफुल है। द न्यू कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट रेंज दे ब्रिंग इन थ्रो अप न्यू कंपटीशन प्रेशर और बढ़ जाता है कंपटीशन का। जितना बड़ा तुम्हारा न्यू एंट्रेंट होगा उतना ही सीवियर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इफेक्ट होगा। ये एक लिमिट भी प्लेस कर देते हैं ऑन प्राइसेस और अफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर। एक फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा तब मानी जाती है ना जब वो अदर फर्म्स को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। अब वो ब्लॉक कैसे करेगा? तो वो कुछ बैरियर्स लगाएगा। वो बैरियर्स क्या होंगे? तुम नए एंट्रेंट्स को कैसे रोक सकते हो तुम्हारे बिजनेस में आने से? कुछ बैरियर्स लगा के, लाइक कैपिटल रिक्वायरमेंट। तुम ऐसे बिजनेस पे हो जिसे स्टार्ट करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, तो जिन फर्म्स के पास पैसे नहीं होंगे वो तो पहले ही हट जाएगी इस बिजनेस से। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होती जाती है जैसे जैसे तुम्हारी वॉल्यूम ग्रो होती है। अब जहाँ लार्ज फर्म्स इंजॉय कर रही होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है लोअर कॉस्ट में, जिसकी वजह से जो न्यू एंट्रेंट्स है वो डिस्करेज हो जाएंगे। फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, तुम सालों से काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट को एक डिफ्रेंसिएशन मिला हुआ है, एक फिजिकल परसेप्चुअल डिफरेंस मिला हुआ है। दैट प्रोडक्ट इज अ स्पेशल और यूनिक इन द आई ऑफ कस्टमर। अब तुम में से बहुत लोगों को आईफोन इतना पसंद होगा, अब आईफोन के होते हुए कोई नई ब्रांड आएगी क्या? तुमने कोई नई ब्रांड अभी हाल फिलहाल में इमर्ज होते देखी है? नहीं। तुम कुछ 4-5 ब्रांड के ही नाम सुनोगे, लाइक सैमसंग, आईफोन। स्पेशली जो फर्म्स होती है पर्सनल केयर प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, उनको तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंसेस मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। फिर स्विचिंग कॉस्ट भी एक बैरियर की तरह ट्रीट करते हैं फॉर न्यू एंट्रेंट्स। जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर से दूसरी कंपनीज के, वो उनको स्विच कर पाएँ अपने प्रोडक्ट की तरफ। अब ये करने के लिए बायर्स क्या करेंगे? तुम्हें ऐसे ही मैं कह रही हूँ कल को उठ के कि मैंने XYZ कंपनी बनाई जिसमें मैं शैम्पू बेच रही हूँ, तो तुम क्या शैम्पू यूज़ करने लग जाओगे? नहीं। बायर्स में नीड टू टेस्ट ऑफ न्यू फर्म्स प्रोडक्ट, नेगोशिएट न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेन पर्सनल्स टू यूज़ द इक्विपमेंट। अब शैम्पू में क्या ट्रेन पर्सनल्स, बट सिर्फ शैम्पू का तो बिजनेस नहीं होता ना, 1000 चीज़ों का होता है। फिर उस पर फैसिलिटीज़ करना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है फॉर द न्यू एंट्रेंट। बायर्स को इसकी वजह से सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कॉस्ट भी इंकर करने पड़ सकते हैं। व्हेन सच स्विचिंग कॉस्ट आर हाई, बायर्स आर ऑफन रेलुक्टेंट टू चेंज। पता चला तुमने नया शैम्पू यूज़ किया, तुम्हारा तो पूरा बाल ही झड़ गया। अब ऐसे केस में तुम्हारे लिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है, तो तुम बोलोगे नहीं, मैं तो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं वही करूँगी। देन तुम्हें तुम्हारी ब्रांड को एक आइडेंटिटी मिल गई है। ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स लिए जिनका परचेज बहुत ही इनफ्रिक्वेंट होता है, जो कैरी करती है हाई यूनिट कॉस्ट। न्यू एंट्रेंट्स ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन बिल्डिंग अप ब्रांड आइडेंटिटी, बिकॉज ऐसा करने के लिए उन्हें कमिट करना पड़ेगा सब्सटेंशियल रिसोर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। फिर उनको जो एक्सेस मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का वो भी बहुत कम होता है। ऑब्वियसली जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जो बहुत सालों से मार्केट में, उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वो न्यू एंट्रेंट्स को एक बार में नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, तुम बिजनेस पे एंटर किए, तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसी को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं वो सेम प्रोडक्ट उससे भी कम प्राइस में बना के बेचने लग गए, तो लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे हैं। That is, for example, introduction of a product by a new firm may lead incumbents firm to reduce their product price and increase their advertising budget. Then bargaining power of buyer. Buyer कब bargain कर पाता है? ये फिर एक फोर्स है जो देखा जाता है, जो इफेक्ट करता है, जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर डालता है। जनरली बायर्स ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं ताकि वो तुम पे एक इम्पैक्ट डाल पाएँ। जनरली ये फिनोमेना देखा गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के केस में। यूजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं साथ फॉर्मली या इनफॉर्मली और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द प्रोड्यूसर। अब जो बार्गेनिंग पावर होती है ना बायर्स की, वो सिर्फ तुम्हारी प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, साथ ही साथ तुम्हारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करेगी। क्यों? क्योंकि
पावरफुल बायर्स यूजुअली बार्गेन फॉर बेटर सर्विस, और बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी होगी। और ये जो बायर्स होते हैं ये इंडस्ट्री के प्रोडक्ट सर्विसेज में कभी कभी बहुत ज़्यादा ही प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं टू सिक्योर लो प्राइसेस और बेटर सर्विस। दिस लेवरेज इज पर्टिकुलरली एविडेंट व्हेन, बट ये बायर कब तुम पे इम्पैक्ट लगा सकते हैं, जब उनके पास फुल नॉलेज है कि कहाँ से ये प्रोडक्ट आ रहे हैं और इसके कितने सब्सटीट्यूट्स हैं। वो तुम्हें धमकाएंगे, तुम ये इतने प्राइस में दो, नहीं तो हम दूसरी जगह से जाके ले लेंगे। वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं प्रोडक्ट्स में, दैट इज़ दे आर द बिग बायर्स। अब तुमने ये सुना होगा, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जो बहुत सामान खरीदते हैं ना, उन्हें हम फिर भी डिस्काउंट दे ही देते हैं। फिर जो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है वो क्रूशियल नहीं है, दैट इज़ तुम्हें अगर सस्ते में वो चीज़ नहीं मिली तुम यूज़ ही नहीं करोगे, तुम रह सकते हो उस चीज़ के बिना, या उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में। अब सेम केस में देखो, सप्लायर कब बार्गेन कर पाएगा, जब प्रोडक्ट क्रूशियल है बायर को। अब सेलर को पता है कि इस प्रोडक्ट के बिना तो ये जी भी नहीं सकता, तो इस पर तो मैं कितना ही प्राइस चार्ज करूँ ये देगा ही, और इसके लिए कोई सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, या स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इसको मेरा प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट में जाना होगा तो इसके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। दे आर मोर कंसनट्रेटेड देन देयर बायर्स। अब जो ये सप्लायर्स होते हैं इनकी बार्गेनिंग पावर डिटरमाइन करती है आपके रॉ मटेरियल के कॉस्ट को, अदर इनपुट्स को, एंड देयरफॉर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को कौन अफेक्ट करता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ये सप्लायर्स भी एक्सरसाइज करते हैं कंसिडरेबल बार्गेनिंग पावर ओवर कंपनीज। जो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग्स प्रोवाइड कराते हैं ना, उनका तो सबसे ज़्यादा नौटंकी होता है। अब जैसे आईफोन है, आईफोन सिर्फ एप्पल ही प्रोवाइड करा रही है, तो एप्पल बोलेगी मैं इतने में दूंगी, इतने में खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई दूसरा तो बेच नहीं सकता। ये लिमिटेड होते हैं नंबर्स पे, दे स्टैंड अ स्टील बेटर चांस टू एग्जिबिट देयर बार्गेनिंग पावर। फिर ये कब अपनी बार्गेनिंग पावर एक्सरसाइज कर पाते हैं? इन 3 सिचुएशंस पे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। अब राइवलरी क्यों होगी इंडस्ट्री में? एक तो ये होना बहुत ऑब्वियस है, तुम अपने कॉम्पिटिटर से राइवलरी करोगे तब तो बिजनेस चलेगा, इसे तुम एक कॉम्पिटिशन की तरह देखते हो। द कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक डिसीजन एट डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल्स। इनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हमें फंक्शनल लेवल में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम प्राइस चार्ज करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, प्रेशर होता है कॉस्ट पे, प्रोडक्ट पे, एंड सो ऑन। जो इंटेंसिटी होती है ना इन राइवल्स की, वो एक डिटर्मिनेंट होती है जिसके बेसिस पे हम ये बता पाते हैं कि इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है और कितनी प्रॉफिटेबल है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही लेस अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी। राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स टेंड टू बी कट थ्रॉट एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो। जब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, तुम प्राइसेस गिरा दोगे ना, चलो तुम 100 ml शैम्पू इतने रुपए में दे रहे हो, मैं उससे जस्ट हाफ रेट में दूंगा, तुम प्राइस गिरा देते हो, प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। अब ये कब होता है? जब इंडस्ट्री के पास कोई क्लियर लीडर नहीं होता, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपनीज ऑपरेट कर रही होती है हाई फिक्स्ड कॉस्ट में, तुम्हें एग्जिट बैरियर्स नहीं मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब तुम्हें रहना पड़ता है उस बिजनेस में और तुम्हें फाइट करना होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ऐसी इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होती हैं जो जिनके पास अपॉर्चुनिटी होती है डिफरेंशिएशन की। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा स्लो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा राइवलरी फेस करते हैं। देन कम्स योर थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और अ लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन। ये बहुत ही लेटेंट सोर्स होते हैं कंपटीशन के। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास मार्केट में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने के 4 टीचर हैं, एक टीचर 10,000 में क्लास बेच रहा है, एक 5,000 में, तुम 5,000 वाले से क्लास खरीद लोगे। सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तुम्हारे पास। ये ऑफर करते हैं जनरली प्राइस एडवांटेज या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू कस्टमर, और ड्रास्टिकली एल्टर कर देते हैं कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। ये पांचों के 5 प्रोसेस साथ में जो फोर्सेस होते हैं टुगेदर डिटरमाइन करते हैं कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, और इसके पीछे रीज़न ये है कि इन्फ्लुएंस करते हैं द कॉजेज दैट अंडरलाइन इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी। इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है क्या बेसिस पे बताओगे? उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है? क्या ये जो कंपटीशन चल रहा है ये प्रॉफिट तुम्हें परमिट कर रहा है कि तुम इस पर प्रॉफिट अर्न कर पाओ? क्या ये कंपटीशन जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी इसमें वो फेवरेबल होगी कि अनफेवरेबल होगी? क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री, वेदर इट्स पोजीशन इज लाइकली टू ग्रो स्ट्रॉन्गर और वीकर। इस लेवल पे हो तुम कि तुम और स्ट्रांग हो सकते हो या तुम अब और ज़्यादा ही वीक हो सकते हो।
क्या पोटेंशियल है तुम्हारा टू कैपिटलाइज ऑन वल्नरेबिलिटीज ऑफ वीकर राइवल्स? क्या तुम डिफेंड कर सकते हो मार्केट की अनअट्रैक्टिवनेस के साथ? क्या डिग्री ऑफ रिस्क अनसर्टेनिटी है तुम्हारे फ्यूचर को लेके? क्या सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है? इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कितनी अट्रैक्टिव हमारी इंडस्ट्री है। देन कम्स एक्सपीरियंस कर्व, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक, जो ये कहता है, ये एक्सप्लेन करता है कि कितनी एफिशिएंसी तुम गेन कर रहे हो, तुम्हारे वर्कर्स गेन कर रहे हैं थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। एक ही काम को बार बार करने की वजह से तुम कितने एफिशिएंट हो जा रहे हो उस काम में। ये बेस्ड होता है कॉमन फिनोमिनन पे, दैट इज द यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज अ फर्म एक्यूमुलेट्स एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है हमारा उसको लेके कॉस्ट कम होता जाता है। और इसका इम्प्लीकेशन कुछ ऐसा होता है कि जो लार्जर फर्म्स होती हैं उनके पास लोअर यूनिट कॉस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर कंपनीज, जिसकी वजह से वो गेन करते हैं कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। अब जो ये एक्सपीरियंस कब होते हैं, ये रिजल्ट करते हैं फ्रॉम वेराइटी ऑफ फैक्टर्स सच एज लर्निंग इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे जैसे एक बिजनेस ग्रो करेगा वो एक्सपीरियंस गेन करेगा। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कंपटीशन, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा एडवांटेज। ये की बैरियर है एंट्री के लिए। और जो लार्ज और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इफेक्ट होता है। ये देखो, कॉस्ट पर यूनिट और क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। जब तुम 10 यूनिट्स पढ़ा रहे थे तो इतना तुम्हें कॉस्ट पड़ रहा था, फिर तुम 20 यूनिट पे आए, 30 पे आए, ऐसे करते करते जब तुम 100 यूनिट्स तक पहुंचे तुम्हारी कॉस्ट इतनी कम हो गई। ये डायग्राम बना के आना एग्जाम में अगर एक्सपीरियंस कर्व के बारे में क्वेश्चन आ गया तो। देन वैल्यू क्रिएशन इज ऑल्सो एन वेरी इजी टॉपिक। इसको एक बार आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ये जो भी लास्ट के अब टॉपिक्स मैं छुड़वा रही हूँ इनको आपको बस ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ना है और समझना है। इस टॉपिक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। एक्चुअली इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना तुम्हारी मॉड्यूल पे है ना कहीं और है जिसके बेसिस पे मैं तुम्हें ये बताऊं कि कैसे इसको करना है। एक ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब होता है जहाँ पे तुम अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, उसे चेक कर रहे होते हो, उसे आइडेंटिफाई करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। एट द सेम टाइम ये परमिट करता है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ देयर विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, नीश मार्केट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और ये अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए तुम्हें अप्लाई करना होता है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। और इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करते हो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है कौन, फिर तुम समझते हो उसके बिजनेस को, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या है। फिर उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझोगे, उसकी वीकनेस को समझोगे, और एट लास्ट इन सारी इंफॉर्मेशंस को एक साथ रख के तुम अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, आंसर करोगे तुम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाइक व्हाट विल द बिजनेस डू विद द इंफॉर्मेशन। अभी इस इंफॉर्मेशन के साथ तुम्हें क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट्स तुम कर सकते हो, हाउ कैन फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर की वीकनेस है उसको तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। फिर तुम्हारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो आर प्री रिक्विजिट्स फॉर इंडस्ट्री सक्सेस, और टू पुट इनटू अनदर वे, KSFs आर फैक्टर्स दैट शेप वेदर द कंपनी विल बी फाइनेंशियली और कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल और नॉट। की सक्सेस फैक्टर, हम उन फैक्टर्स को बोलते हैं जो मोस्ट अफेक्ट करता है इंडस्ट्री मेंबर्स की एबिलिटी को टू प्रॉस्पर इन द मार्केट प्लेस। द पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, एलिमेंट्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, रिसोर्स, कॉम्पिटेंसेस, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, बिजनेस आउटकम्स, जो स्पेल करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, अल्टीमेटली बिटवीन द कॉम्पिटिटिव सक्सेस और फेलियर। Their very nature are so important that all firms in the industry must pay close attention to them. बाकी अगेन ये भी कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, एक बार रीड करके देखना और अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, तुम्हें समझ आएगा जो हमने पढ़ा है एग्जैक्टली वही आंसर्स लिखे हैं यहाँ पे। ये देखो, एक्सपीरियंस कम में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ा था, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थर्ड चैप्टर का रिवीजन। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी।
सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।